अस्सलामु अलैकुम डियर फ्रेंड्स। आप सबका एक बार फिर से वेलकम है। आज हम प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। जब हम किसी भी इकोसिस्टम को लेते हैं, से फॉर एग्जांपल दिस इज़ एन इकोसिस्टम जिसमें सपोज काफ़ी सारे प्लांट्स हैं और काफ़ी सारे एनिमल्स हैं। ओके, इस इकोसिस्टम में किस रेट पे नए लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एडिशन हो रहा है या न्यू बायोमास सिंथेसाइज हो रहा है, ऐड हो रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी है क्या? इट इज द रेट, याद रखिएगा, रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन। आपको पता है इसमें एनिमल्स का मास भी इंक्रीज होगा, चाहे उनका नंबर हो या साइज इंक्रीज हो, इसी तरह से प्लांट्स का भी होगा। तो ये इसकी रेट क्या है? रेट में याद रखिएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम रखते हैं हम, किस रेट पे इसमें नया बायोमास ऐड हो रहा है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम। अब यहाँ पे ये बायोमास की जब हम बात करते हैं, याद रखिएगा बायोमास में सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो भी आते हैं, लिविंग एंड फ्रेशली डेड। फ्रेशली डेड याद रखिएगा, मैं फ्रेशली कह रहा हूँ, मैं डिकम्पोज्ड वाले नहीं ले रहा हूँ, फ्रेशली डेड ऑर्गेनिजम्स। और फ्रेशली डेड को हम एक टर्म देते हैं, उनको हम कहते हैं नेक्रोमास भी, नेक्रोमास, या कभी हम इसी को डेट्राइटस भी कहते हैं। ओके, डेट्राइटस, इसको फिर डिकम्पोजिशन होती है। चलो, तो ये है। अब किस रेट पे इस पे नया बायोमास ऐड हो रहा है, नए नए लिविंग ऑर्गेनिजम्स का साइज इंक्रीज हो रहा है, या नए लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, नंबर इंक्रीज हो रहा है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द प्रोडक्टिविटी ऑफ दिस इकोसिस्टम। एक कंसेप्ट है यहाँ पे मैं लिखता हूँ, दैट इज स्टैंडिंग क्रॉप। स्टैंडिंग क्रॉप, अक्सर बच्चे इसके साथ इसको कंफ्यूज करते हैं। स्टैंडिंग क्रॉप अलग चीज है। देखिए स्टैंडिंग क्रॉप क्या है? स्टैंडिंग क्रॉप है एक्चुअली टोटल जो इसमें बायोमास है, टोटल बायोमास एट एनी टाइम। किसी टाइम पे हम टोटल बायोमास जब इसमें देखते हैं, दैट इज स्टैंडिंग क्रॉप। कि फॉर एग्जांपल यहां पे मैं इस वक्त देख रहा हूं इसमें, तो इसमें मुझे बताइए क्या इसमें खाली वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे या वही बायोमास होगा जो इस साल ऐड हुआ होगा, कि लास्ट ईयर का भी कुछ बचा होगा? इसमें लास्ट ईयर का भी होगा, प्रेजेंट ईयर का भी होगा। तो अगर मैं प्रेजेंट ईयर का देख रहा हूं, तो ये अभी देख रहा हूं, तो ये मुझे बताइए क्या ये खाली प्रेजेंट ईयर का दिखा रहा है? नहीं, लास्ट ईयर का भी दिखा रहा है। मकसद कहने का है कि जितना भी इसमें बायोमास प्रेजेंट है किसी भी टाइम पे, दैट इज कॉल्ड स्टैंडिंग क्रॉप। ये स्टैंडिंग क्रॉप एक्चुअली नहीं है कि कितना नया ऐड हुआ है, ये टोटल में दिखा रहा है। समझ आ रहा है? टोटल में कितना बायोमास इसमें है, दैट इज कॉल्ड स्टैंडिंग क्रॉप। एक और टर्म में यहां पे लिखता हूं, दैट इज कॉल्ड स्टैंडिंग स्टेट। ओके, स्टैंडिंग स्टेट, या इसी को हम कहते हैं स्टैंडिंग क्वालिटी। ये क्या है? देखिए किसी भी इकोसिस्टम में बायोमास इंक्रीज करने के लिए क्या चाहिए? एक तो आपको एनर्जी चाहिए, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट, है ना। दूसरा उसमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए ना, न्यूट्रिएंट्स सॉइल में होते हैं। ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो एक इकोसिस्टम में प्रेजेंट होते हैं, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, उन सब को हम एक साथ क्या कहते हैं? टोटल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। जो भी इस इकोसिस्टम में मिलेंगे, जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, सल्फर है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, ये सारे जो इसमें इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं एक इकोसिस्टम में, दैट रेफर्स टू स्टैंडिंग स्टेट और दैट रेफर्स टू स्टैंडिंग क्वालिटी। इतना क्लियर है? आई थिंक इट इज क्लियर। अब ये तो पता है कि इसमें प्लांट्स का जितना बायोमास होगा सारा, एनिमल्स का जितना बायोमास होगा सारा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जितना बायोमास सारा होगा, वो सारा बायोमास अगर हम एक साथ लेंगे, दैट विल बी स्टैंडिंग क्रॉप। लेकिन अगर हम इतना देखेंगे कि नया बायोमास कितना ऐड हो रहा है, सारा नहीं, कितना ऐड हो रहा है, न्यूली एडेड, एडेड बायोमास, एडेड बायोमास, अगर हम ये देखते हैं, इट रेफर्स टू प्रोडक्टिविटी। इट विल शो अस द प्रोडक्टिविटी। हाँ, इस एडेड बायोमास को जब हम लेते हैं, दैट मीन्स रेट ऑफ दिस एडिशन, रेट ऑफ दिस एडिशन, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। समझ आ रहा है? और यहां पे मैं एक बात आपको बताऊं कि आपके टेक्स्ट बुक में ये स्टैंडिंग क्रॉप को किसी और अंदाज में भी लिखते हैं। वो लिखते हैं कि स्टैंडिंग क्रॉप इज बेसिकली कितना बायोमास है एट एनी ट्रॉफिक लेवल, एट एनी ट्रॉफिक लेवल। कि फॉर एग्जांपल वो प्रोड्यूसर की लेवल पे देखते हैं, उस ट्रॉफिक लेवल पे कितना टोटल बायोमास होगा, दैट विल बी स्टैंडिंग क्रॉप एट दैट लेवल। इसी तरह से प्राइमरी कंज्यूमर लेवल पे जितना होगा, दैट विल बी स्टैंडिंग क्रॉप एट प्राइमरी कंज्यूमर लेवल। यही दिखाते हैं एट एनी ट्रॉफिक लेवल। लेकिन जो स्टैंडर्ड बुक है वो
कहती हैं कि टोटल बायोमास जो कि एक इकोसिस्टम में मिलता है एट एनी टाइम, दैट इज कॉल्ड स्टैंडिंग क्रॉप। अब अगर वहाँ पे ऑप्शन एट एनी ट्रॉपिक लेवल भी आती है तो उस वक्त भी उसको आप वहाँ पे आता है द टोटल अमाउंट ऑफ बायोमास एट एनी ट्रॉपिक लेवल इन एन इकोसिस्टम, उस वक्त भी आप स्टैंडिंग क्रॉप को ही टिक कर लेना। ओके, कंफ्यूज नहीं होना। तो ये चीज़ है। नाउ ये एडिड जो बायोमास है, जो एडिशन हो रहा है, ये हमें मेजर करना है ना, मेजर करना है। ये मेजर कैसे करते हैं हम? ये प्रोडक्टिविटी, ये जो एडिड बायोमास है, ये कैसे, ये एक्चुअली हम या तो इन टर्म्स ऑफ वेट, इन टर्म्स ऑफ वेट हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, या इन टर्म्स ऑफ एनर्जी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक इकोसिस्टम में कितनी प्रोडक्टिविटी है, किस रेट पे नया बायोमास ऐड हो रहा है, वो हम या तो वेट में दिखा सकते हैं या तो इन टर्म्स ऑफ एनर्जी दिखा सकते हैं। और वेट का हम क्या ले सकते हैं? वेट या तो हम ड्राई वेट ले सकते हैं, ड्राई वेट, या तो हम वेट वेट ले सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। वेट वेट क्या है? या वेट बायोमास, वेट बायोमास, ड्राई बायोमास। ये बहुत ही सिंपल है, आप समझ सकते हैं कि वेट में मतलब है कि उसको हमने ड्राई नहीं किया, हमने फ्रेशली बायोमास लिया, उसका वेट ले रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म्स का वेट ले रहे हैं, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड वेट। मॉइस्चर कंटेंट उसी में है। लेकिन जब हम इसको ड्राई करेंगे, ड्राई करेंगे उस लेवल तक कि उसमें फर्दर वेट रिड्यूस ना हो पाए, देन वी से दैट इज द ड्राई बायोमास। और बेहतर यही रहता है ड्राई बायोमास। वाई? क्योंकि इसमें सीजनल वेरिएशंस नहीं रह सकती। अगर हम देखते हैं नॉट ए लिमिटेशन। अच्छा मुझे बताइए, अगर हम अभी जो डिफरेंट सीजन्स में, आपको पता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होंगे, प्लांट्स जो होंगे, उनमें डिफरेंट मॉइस्चर कंटेंट होगा, तो कभी वेट ये ज़्यादा निकलेगा, कभी कम निकलेगा। अगर हम क्या लेंगे? वेट बायोमास लेंगे। तो ये सीजनल वेरिएशंस को की लिमिटेशन को हटाना, हमारे जो रिजल्ट्स हैं उनको परफेक्ट बनाने के लिए बेहतर कौन सा मास लेना है? ड्राई वेट लेना है, बेहतर ड्राई वेट। और ये वेट जो हम किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे इसको? इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। ये समझ आ रहा है? हम डायरेक्टली ग्राम्स में बता देते, लेकिन हमें पर मीटर स्क्वायर पर ईयर क्यों, हम ग्राम्स पर ईयर बता देते, पर मीटर स्क्वायर क्यों कहते हैं? अगर हमारे पास बहुत बड़ा इकोसिस्टम है, उसकी प्रोडक्टिविटी 100 है, एक छोटा सा इकोसिस्टम है, उसकी प्रोडक्टिविटी भी 100 है। आप मुझे बताएं, इसका इन दोनों का कंपैरिजन दिखा रहे हैं हम, किस में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी है? एक छोटा सा इकोसिस्टम जिसमें बहुत ही ज़्यादा फिर प्रोडक्टिविटी है उस हिसाब से, क्योंकि छोटा एरिया है और इतनी 100 उसकी भी प्रोडक्टिविटी है। तो बेहतर प्रोडक्टिविटी कहाँ पे है? जहाँ पे छोटा एरिया है। तो एरिया को भी हम कंसिडर करें, इसलिए हम पर मीटर स्क्वायर ही लेते हैं। समझ आ रहा है? एंड रेट, जब मैंने बात की रेट ऑफ न्यू बायोमास एडिशन, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास, रेट रेफर्स टू द टाइम। और टाइम हम यहाँ पे क्या लेते हैं? इन टर्म्स ऑफ ईयर्स। चाहे बड़ा फॉरेस्ट होगा, ग्रासलैंड होगा, तो वहाँ पे अगर हमें प्रोडक्टिविटी देखनी है तो इन ईयर हम कैलकुलेट करते हैं जनरली। सो रेट इसी को कहते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमने लिया। अब यहाँ पे एनर्जी, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी भी हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? हम बॉम्ब कैलोरीमीटर लेंगे। बॉम्ब कैलोरीमीटर ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें हम बायोमास को बर्न करते हैं और वहाँ से जितनी एनर्जी निकलती है वो हमें वहाँ पे रीडिंग दिखाते हैं। तो रीडिंग हम वहाँ पे अगर हम दिखाएंगे तो किस हिसाब से इसमें हम रिप्रेजेंट करेंगे एनर्जी को? इन टर्म्स ऑफ किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। समझ आ रहा है? तो उसी बायोमास में कितनी एनर्जी है उनके बॉन्ड्स में। समझ आ रहा है? ये वही एनर्जी रिप्रेजेंट यहाँ पे कर रहे हैं, चाहे हम वेट के जरिए रिप्रेजेंट करें या एनर्जी के जरिए रिप्रेजेंट करें, बोथ आर वन एंड द सेम थिंग, दोनों ही ठीक है। अब आपके जहन में एक कंसेप्ट आता होगा, अगर कोई बताता है फलानी इकोसिस्टम की प्रोडक्शन इतनी है और फिर बोलता है फलानी इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी इतनी है, क्या ये सेम है? क्या ये सेम है? याद रखिएगा, इसमें फ़र्क खाली इतनी है कि इसमें प्रोडक्शन हम दिखाएंगे फॉर एग्जांपल ग्राम्स पर मीटर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे मिसिंग क्या है? टाइम फैक्टर। एक बार हम इसमें टाइम फैक्टर को ऐड कर दें, देन इट इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी, ग्राम्स पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। याद रखिएगा, प्रोडक्टिविटी इज एक्चुअली द रेट। प्रोडक्शन डज नॉट रेफर टू द रेट। रेट क्या है? रेट इन टर्म्स ऑफ टाइम हम दिखाते हैं। तो जब तक टाइम हमने नहीं दिखाया तब तक इसे हम क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड प्रोडक्शन, नॉट प्रोडक्टिविटी। अब नेक्स्ट लेवल पे हम चलते हैं कि ये एडेड बायोमास है, चलो हमने ये रिप्रेजेंट किया। आपको पता है कि ये एडेड बायोमास किन का होगा? जो ये प्रोडक्टिविटी होगी ये किन की होगी? ये हमारे पास इकोसिस्टम है, सपोज यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, ये हमारे पास एक इकोसिस्टम है। बेसिकली इसमें जनरली अगर हम देखते हैं एनिमल्स हैं या पहले प्लांट्स ही लेंगे, कंफ्यूज नहीं होना। प्लांट्स हैं काफ़ी सारे, ये एनिमल्स हैं काफ़ी सारे। तो यहाँ पे प्लांट्स का भी बायोमास है, एनिमल्स का भी बायोमास है।
इन सब का बायोमास जब हम मिलाएंगे एट एनी टाइम, दैट इज स्टैंडिंग क्रॉप। लेकिन नया बायोमास ऐड हो रहा है प्लांट्स की लेवल पे भी और एनिमल्स की लेवल पे भी नया बायोमास ऐड हो रहा है, चाहे नंबर ऑफ प्लांट्स इंक्रीज हो रहा हो या साइज ऑफ प्लांट्स इंक्रीज हो रहा हो, नंबर ऑफ एनिमल्स इंक्रीज हो रहा हो या साइज ऑफ एनिमल्स इंक्रीज हो रहा हो, तो नया बायोमास ऐड हो रहा है। किस रेट पे ये ऐड हो रहा है, ठीक है, किस रेट पे ये ऐड हो रहा है, एट प्रोड्यूसर लेवल या एट द कंज्यूमर लेवल, एट प्लांट्स लेवल और एट एनिमल्स लेवल, उसी को हम कहते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो बेसिकली इसके दो टाइप्स हैं, यहाँ पे मैं रेड से लिखता हूँ, टाइप्स ऑफ प्रोडक्टिविटी। ये कितने टाइप्स की प्रोडक्टिविटी होती है? एक है जिसे हम कहते हैं 1 डिग्री या प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एंड अनदर दैट इज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ये बहुत ही सिंपल है। क्या है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी? एट दिस प्रोड्यूसर लेवल, यहां प्लांट्स कितना प्रोड्यूस करते हैं, कितना फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो ये सिंपल में है एट विच लेवल प्रोडक्टिविटी बाय किन से? ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स या जिन्हें हम कहते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। समझ आ रहा है? किस प्रोसेस को ये यूज करते हैं? दैट मींस रेट ऑफ, एक्चुअली ये हम दिखा रहे हैं किस रेट पे वहां पे उस इकोसिस्टम में फोटोसिंथेसिस हो रहा है। समझ आ रहा है? या वो इकोसिस्टम, काफी सारे ऐसे इकोसिस्टम है जो मैंने कहा था डीप हाइड्रोथर्मल वेंट्स में रहते, वेंट्स होते हैं, वहां पे क्या है, वहां पे तो कीमोसिंथेटिक रेट हम दिखा रहे हैं, एक्चुअली कीमोसिंथेसिस दिखा रहे हैं कितनी, किस रेट पे चल रही है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड प्राइमरी प्रोडक्शन, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, एट विच लेवल वी कैलकुलेट द सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी? इट इज द प्रोडक्शन ऑफ न्यू बायोमास बाय किन से? हीटेरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स नहीं, ये वो हैं स्पेशली एनिमल्स जो होते हैं हीटेरोट्रॉप्स, या बाय जिन्हें हम क्या कहते हैं? कंज्यूमर्स। ये फर्दर आएगा फिर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, बाकी बाकी है ना। सॉरी। तो इतना क्लियर है। और आपको पता है दोनों के यूनिट सेम होंगे, चाहे हम एनर्जी, चाहे हम वेट के हिसाब से दिखाएं, ग्राम्स पर मीटर स्क्वायर पर ईयर दिखाएं या किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, दोनों का एक ही यूनिट होगा, यूनिट चेंज नहीं होगा। तो ये कंसेप्ट है प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। लेकिन फर्दर हम प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी को डिवाइड कर सकते हैं इनटू 2। इसको भी 2 ब्रांचेस में डिवाइड करेंगे, इसको भी। वन इज कॉल्ड ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड अनदर इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इसी तरह से यहां पे क्या है? ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। जनरली आपकी बुक्स में इनका जिक्र नहीं होता है, सेकेंडरी का ज़्यादा जिक्र नहीं होता, लेकिन आपको पता होना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ये चीज़ आपके जहन में आनी चाहिए। चलो मैं यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे दिखा देता हूँ। अब यही हम पहले ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के बारे में आपको बताएंगे, ठीक है? तो दिस इज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड अनदर इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, GPP NPP, ऐसे दिखाते हैं इनको, ठीक है? बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। देखिए आपको पता है ये प्रोडक्टिविटी कौन करते हैं? प्लांट्स, या हम कह सकते हैं ऑटोट्रॉप्स। जो भी ऑटोट्रॉप्स होते हैं, चाहे लैंड पे प्लांट्स होंगे एंड जो बड़े बड़े ओशंस होंगे वहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, जो भी फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी करते हैं। अब ये टोटल एनर्जी या बायोमास कितना हार्नेस करते हैं या यूटिलाइजेबल बनाते हैं या एसिमुलेट करते हैं, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सपोज यहां पे एक प्लांट है, ये प्लांट है, ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है, इस पे सनलाइट पड़ती है। ये फोटोसिंथेसिस कितना कर रहा है? क्योंकि फोटोसिंथेसिस जब ये करेगा, आपको पता है ये ग्लूकोज बना रहा है, ग्लूकोज बनाएगा। तो ये कितना ग्लूकोज टोटल में बना रहा है, कितना ग्लूकोज टोटल में बना रहा है या कितनी ये फोटोसिंथेसिस करता है, दैट विल बी द ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बाय दिस प्लांट। तो काफी सारे प्लांट्स होंगे, सारे प्लांट्स यहाँ जहां पर भी प्रोड्यूसर्स जो भी होंगे, जिस इकोसिस्टम में जो भी प्रोड्यूसर्स होंगे, वो कितना यूज करते हैं टोटल एनर्जी, कितनी एनर्जी को एक्चुअली हार्नेस करते हैं, यूटिलाइजेबल बनाते हैं, क्योंकि ग्लूकोज ही यूज होगा। बाकी इस पे एनर्जी पड़ी लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट, वो यूज नहीं होगी। जो कि यूटिलाइजेबल एनर्जी ये कितनी बनाते हैं, ठीक है? यहां पे मैं लिखता हूं टोटल एनर्जी, या एक्चुअली बायोमास भी है ना, ये मटेरियल बना रहे हैं, उसी में एनर्जी है, या बायोमास हार्नेस्ड, या कह सकते हैं
यहाँ और वी कैन से मेड यूटिलाइजेबल। देखो ये मैं लेमैन की लैंग्वेज में लिखता हूँ, ठीक है, ताकि आपको अंडरस्टैंड अच्छे से हो जाए। मेड यूटिलाइजेबल, या इसी को हम कहते हैं एसिमिलेटेड। एसिमिलेट करना क्या हो गया? एसिमिलेट करना हो गया कि उसको यूटिलाइजेबल बनाना। जो यूटिलाइजेबल नहीं है वो बाहर फेंके, जो जितना आपस में जितना अंदर जाके फिर यूटिलाइजेबल होगा, यूज होगा, उसको हम कहते हैं एसिमिलेटेड मटेरियल या एसिमिलेटेड एनर्जी कह सकते हैं। ये शॉर्ट में हम कह सकते हैं जो प्रोड्यूसर्स होते हैं प्लांट्स, वो कितना टोटल ग्लूकोज बनाते हैं, दैट इज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्ट, या कितना वो ग्लूकोज बनाते हैं, या काफ़ी बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स भी वो बनाते हैं, जैसे प्रोटीन्स बनाते हैं, जैसे फैट्स बनाते हैं, कितना वो बनाते हैं टोटल में, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। शॉर्ट में इतना रखिएगा। अब यही ग्लूकोज या यही जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसमें से कुछ ग्लूकोज ये यूज करते हैं फॉर खुद को मेंटेन करने के लिए इस प्रोसेस में, जो कि एनर्जी जिससे जनरेट होती है, फॉर रेस्पिरेशन। और जब ये ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में ये रेस्पिरेशन में जो एनर्जी यूज होगी, ये हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट बिकम्स द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सो ये शॉर्ट में क्या है? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस क्या? रेस्पिरेशन। इतना ही याद रखना है। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में हमने रेस्पिरेशन को माइनस किया, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। कि प्लांट्स जितने भी एक इकोसिस्टम में है, टोटल कितना फोटोसिंथेसिस करते हैं, कितना टोटल ग्लूकोज बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। लेकिन उसमें वो खुद के लिए थोड़ा सा यूज करते हैं, खुद को मेंटेन करने के लिए रेस्पिरेशन करते हैं। वो जब सब्ट्रैक्ट हम करेंगे ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में, दैट विल द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द एनर्जी या द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द मटेरियल, क्योंकि मटेरियल में ही एनर्जी होती है, दैट इज कॉल्ड व्हाट इज कॉल्ड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इतना क्लियर है? अब कंसेप्ट यह है जो कि कंज्यूमर की लेवल पे हम देखते हैं, दैट इज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। एक होता है ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, अब यहां पे देखिए, यहां पे भी जो कंज्यूमर है, जब ये फूड को कंज्यूम करता है, उस फूड में कुछ पोर्शन ये खा नहीं पाएगा। जैसे मैंने यहां पे प्लांट्स का कहा था, कुछ एनर्जी जो सनलाइट से पड़ती है वो लॉस हो जाती है। किस तरीके से? हीट के तरीके से। तो ये वाला पोर्शन एनर्जी का यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। अब जो ये यूटिलाइजेबल बनाते हैं, दैट मींस टोटल ये एसिमुलेट करते हैं, उसी को हम लेते हैं ग्रॉस में। यहां पे भी यही है। ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में क्या है? ये जो टोटल हार्नेस्ड या एसिमुलेटेड एनर्जी, एसिमुलेटेड मटेरियल उसी में एनर्जी है ना, मटेरियल/एनर्जी, उसी को हम कहते हैं ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। सपोज यहां पे सपोज इट इज अ डियर, ओके, ये एक डियर है। अब ये प्लांट्स को कंज्यूम करेगा, प्लांट्स को कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, प्लांट मटेरियल कंज्यूम कर रहा है। ये डाइजेशन करेगा, डाइजेशन के बाद सारा तो डाइजेस्ट नहीं होगा, डाइजेशन के बाद इसमें जो मटेरियल जो यूटिलाइजेबल बनाता है वो ब्लड में जाता है, एंड दैट इज फॉर एग्जांपल ग्लूकोज जो है जो ब्लड में जाता है वो बाकी बॉडी तक पहुंचता है। लेकिन यहां से ये सारा तो डाइजेस्ट नहीं करता है, कुछ ये बाहर फेंकता है इन द फॉर्म ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट। मुझे बताइए, क्या ये अनडाइजेस्टेड वेस्ट इस एसिमुलेटेड एनर्जी में यूज होगा? क्या ये इसमें ऐड होगा? नहीं, ये तो लॉस हो गया, ये एसिमुलेटेड नहीं है, ये हार्नेस्ड नहीं है, इतना लॉस हो गया। समझ आ रहा है? तो इसमें क्या होगा, याद रखिएगा, ये होगा टोटल फूड ईटन माइनस फूड ईटन, जो भी ये खुराक खाता है, माइनस उससे क्या करेंगे हम? माइनस करेंगे फीसिस, जो कि फीकल मैटर है, वो बाहर निकालेंगे। बाकी पोर्शन अब इसने एस्टिमुलेट किया, ये यूटिलाइजेबल है, अब इसे ये यूटिलाइज करना है। यूटिलाइज कैसे करेगा ये? अब ये बॉडी में लेता है ये ग्लूकोज, और बॉडी में लेने के बाद आपको पता है इसमें क्या करता है, इसमें ये कुछ पोर्शन इस ग्लूकोज का या न्यूट्रिएंट्स जितने भी होंगे, चाहे फैट्स होंगे, ग्लूकोज होगा, ये होंगे, प्रोटीन्स होंगे, इसका कुछ पोर्शन ये क्या करता है, खुद को मेंटेन करने के लिए यूज करता है इन रेस्पिरेशन सम पोर्शन, कुछ पोर्शन इसका, एंड कुछ पोर्शन इसका टू बिल्ड न्यू मटेरियल अपने लिए, अब ग्रोथ कराने के लिए, या जो भी इसमें नया मटेरियल बन रहा होगा वो इसी से बनेगा, है ना। तो ये दोनों चीज़ों में यूज़ करता है। अब मुझे बताइए, अब हमें देखना है इसमें आगे भी, ऊपर भी हमने बताया था कि जब हमने ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में रेस्पिरेशन को सब्ट्रैक्ट किया था, दैट फॉर्मेड द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सिमिलरली यहाँ पे जब हम ये रेस्पिरेटरी लॉसेस इससे माइनस करेंगे ग्रॉस से, ये रेस्पिरेशन जो खुद को यूज़ करता है खुद को मेंटेन करने के लिए, तो उसको हम कहते हैं नेट सेकेंडरी
प्रोडक्टिविटी। तो नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या है? ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी माइनस क्या? रेस्पिरेटरी लॉसेस, रेस्पिरेशन। ये क्लियर है? या बेहतर से हम ऐसे दिखा सकते हैं, इट इज टोटल फूड ईटन, टोटल फूड ईटन, जो भी खुराक खाया, इसको माइनस क्या करेंगे बताइए? माइनस पहले फीसिस, फेसिस जो कि फीकल मैटर है वो भी इसको माइनस करेंगे, माइनस क्या करेंगे? रेस्पिरेशन। समझ आ रहा है? एंड दैट विल फॉर्म ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या है? नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या है? फूड ईटन माइनस फीकल मैटर, बट सॉरी ग्रॉस जो है ना, नेट क्या है? फूड ईटन माइनस फीकल मैटर माइनस रेस्पिरेशन। ये याद रखिएगा, ये आपकी बुक्स में जनरली नहीं होता, लेकिन यहाँ पे कभी डाल सकते हैं, ये सिंपल सा ऐसे क्वेश्चन बना सकते हैं, तो फिर कंफ्यूज नहीं होना। अब एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं कि जो ये प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, इसमें अगर हम देखेंगे इसकी ट्रेंड क्या रहती है ग्लोब पे, कहाँ पे ज़्यादा होती है, कहाँ पे कम होती है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। हम डायरेक्टली नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को अगर देखते हैं, आपको पता है कि इट डिपेंड्स अपॉन द फोटोसिंथेसिस, इट डिपेंड्स अपॉन द, यहाँ ग्रॉस हम लें या नेट ले लें, इट डिपेंड्स अपॉन द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस किस पे डिपेंड है? ऑन सनलाइट, सनलाइट मेनली इस पे ना, सनलाइट एंड वाटर पे। और ये दोनों ही चीजें जब हम देखते हैं, ये आपको जब आप इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हो, ये दोनों ही डिक्रीज हो जाते हैं। तो आप मुझे बताइए, इक्वेटर से लेके पोल्स की तरफ जब हम जाएंगे, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का क्या होगा? ये डिक्रीज होगी, डिक्रीज फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स। तो अगर हम लैटिट्यूड्स की बात करेंगे, लैटिट्यूड्स को लेंगे तो फ्रॉम लोअर लैटिट्यूड्स टू हायर लैटिट्यूड्स, लोअर टू हायर लैटिट्यूड्स, ये जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, ये क्या होती है? ये इंक्रीज होती है कि डिक्रीज होती है? डिक्रीज होती है। देखो ये 0 डिग्री है, फिर यहाँ पे हम चलेंगे चलेंगे चलेंगे, ये अल्टीमेटली यहाँ पे 90 डिग्री बनता है ना, ये ऐसे ऐसे 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री ऐसे होता है। ज्योग्राफी में आपको सिखाएंगे ये कैसे होता है। तो जितना हम ज़्यादा ऊपर चलते हैं, ज़्यादा हायर लैटिट्यूड्स पे जाते हैं, उतनी ही सनलाइट एंड प्रेसिपिटेशन कम होती है, एंड दैट मीन्स कि फोटोसिंथेसिस भी कम होगी एंड हेंस नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी भी कम होगी। और यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी से एक डाटा मैं लिखता हूँ, वो लिखती है कि अबाउट 170 बिलियन टन्स ड्राई वेट जो है, अप्रॉक्सीमेटली इतना लिखती है, अप्रॉक्सीमेटली, हाँ, इस अर्थ की नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। वो कह रही है इस ग्लोब की जो भी अर्थ है, उसमें नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कितनी है? टोटल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी सारे ग्लोब की कितनी है? 170 बिलियन टन्स ऑफ ड्राई वेट। ठीक है। और आपको पता है चूंकि ओशंस जो हैं वो ज़्यादा पोर्शन, वाटर इज़ मोर पोर्शन ऑफ दिस अर्थ, क्योंकि लैंड उतनी नहीं है, लेकिन वाटर में, ओशंस में खाली 55 बिलियन टन्स प्रोडक्टिविटी, किन में? इन ओशंस। ठीक है। तो ज़्यादा किस में है? टेरेस्ट्रियल में। अगर लैंड कम है, लेकिन प्रोडक्टिविटी वहीं पे ज़्यादा है। ठीक है। अब एक क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, बता सकते हैं आप हमें बताइए, तो इन टोटल सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी किस इकोसिस्टम में है, उस सेकंड लेवल पे किस की प्रोडक्टिविटी है, लास्ट में सबसे कम प्रोडक्टिविटी कहाँ, ये दिखा सकते हैं। देखिए जब हम देखेंगे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स में, इसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी किसकी होगी? दैट इज ट्रॉपिकल, सबको पता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स। अच्छा ठीक है। कितनी होती है एस्टिमेटेड कितनी होती है? अबाउट 2000 ग्राम्स पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। याद रखेगा, यह है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स की प्रोडक्टिविटी। और अगर लोवेस्ट की हम बात करेंगे, लोवेस्ट प्रोडक्टिविटी कहां पे होगी? वो जनरली वहां पे ऑप्शन दी होगी डेजर्ट्स में। ठीक है। और डेजर्ट्स में कितनी होती है? इट इज अबाउट 71 ग्राम्स पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। लेकिन अगर वहां पे डेजर्ट ऑप्शन ना हो, वहां पे ये ऑप्शन हो सकती है, रॉक, आइस और सैंड। इसमें अगर ये ऑप्शन होगी, या ये दोनों होंगे, डेजर्ट एंड रॉक, आइस एंड सैंड, उस वक्त आप इसी को टिक मानना, रॉक, आइस एंड सैंड को, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही कम होती है, 3.3
ग्राम्स पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, बहुत ही कम। समझ आ रहा है? अच्छा, ये हो गया टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स। अगर वहाँ पे सपोज वो एक्वेटिक इकोसिस्टम्स की बात करेंगे, एक्वेटिक इकोसिस्टम्स की बात करेंगे, बोलेंगे बताइए इसमें सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कहाँ होती है, हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी कहाँ पे? याद रखिएगा, कोरल रीफ्स जो होते हैं, कोरल रीफ्स, ये बताऊंगा मैं आगे, कोरल रीफ्स जो होते हैं इनमें हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी होती है। और कितनी होती है? बराबर जितनी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की होती है, अबाउट 2000 ग्राम्स पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। अगर लोवेस्ट की बात करेंगे यहाँ पे, वहाँ पे या तो वहाँ पे ये ऑप्शन दी होगी ओपन सी, या वहाँ पे दिया होगा डीप लेक्स, क्योंकि इन दोनों में ही प्रोडक्टिविटी बहुत कम होती है, अबाउट 127 ग्राम्स पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। समझ आ रहा है? लेकिन वहाँ पे अगर हाईएस्ट की बात करेंगे इन टोटल, बोलेंगे बताइए सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी कहाँ पे है, वहाँ पे ऑप्शन दिया है, फॉर एग्जांपल आपने वहाँ पे लिखा है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट दिया है, ओशन दिया है फॉर एग्जांपल, और फिर और एक ऑप्शन दी है वहाँ पे मार्शेस। उस वक्त आप किसको टिक मारेंगे? मार्शेस हो गए वो दलदल वाले एरियाज जहाँ पे वाटर लॉज्ड कंडीशंस होती हैं, जहाँ पे पानी भरा होता है, जैसे सुंदरबंस वगैरह। तो आप कहाँ पे टिक मारेंगे? याद रखिएगा, वर्ल्ड में जो मार्शेस होते हैं, मार्शेस सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है। ठीक है, यहाँ मार्शेस की प्रोडक्टिविटी अगर आप दिखाएंगे, इट इज़ अबाउट 2500 ग्राम्स पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी इन्हीं की होती है। जनरली ये ऑप्शंस में नहीं दिया होता है, वहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट दिया होता है, लेकिन अगर ये दोनों दिए होंगे तो आप उस वक्त मार्शेस को टिक मारना। ठीक है, ये बहुत ही कम चांस है कि वो मार्शेस को भी वहाँ पे रखते हैं। वो अक्सर क्वेश्चंस में मैंने देखा है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट देते हैं। इतना ठीक है। अब हम, टाइम कितना हुआ, इतना ही करते हैं। एक पॉइंट और बता देता हूँ मैं, ये हमें पढ़ना नहीं है, लेकिन आप एग्ज़ाम में इसको लिख सकते हैं अगर मेंस में, तो उससे 1-2 मार्क्स, मतलब मार्क्स इसका ऐड ही हो सकता है। कि 2 मेथड है हमारे पास, 2 मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। 2 मेथड्स हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को मेजर करने के लिए। एक है जिसे हम कहते हैं ऑक्सीजन इमिशन मेथड, ये नहीं पढ़ना हमें, ओके। इसमें क्या डार्क बोटल्स देते हैं, लाइट बोटल्स देते हैं, फिर पानी में डालते हैं, वो फिर दिखाते हैं कि इसमें कितना फोटोसिंथेसिस कितना है, एक्चुअली वो नहीं पढ़ना हमें, ठीक है। ऑक्सीजन इमिशन मेथड बस लिखने के लिए, आपको अगर एग्जाम में लिखेंगे ये पॉइंट भी, एंड रेडियो ट्रेसर मेथड, ठीक है। ये 2 मेथड्स होते हैं। अब हम कल पढ़ेंगे, या अभी बाद में बताऊंगा लेक्चर ऑन इकोलॉजिकल पैरामिड्स, उसमें आपको बताएंगे एक खास किस्म के पैरामिड्स भी होते हैं जिनको हम कहते हैं स्पिंडल शेप्ड पैरामिड्स। तो आपकी बुक्स ने वो जिक्र नहीं किया है, वो बताएंगे आपको, ठीक है, वो सारा। ओके डियर्स, थैंक यू सो मच। अगर कोई भी क्वेरी होगी तो क्वेश्चन वहाँ पे लिखिएगा। थैंक्स अ लॉट।